को लेकर और कहां पर इस्तेमाल होना चाहिए था सही माने में, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जा रही थी, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात की हमने। स्पेशली अगर हम बात करते हैं महंगाई की, अगर हम बात करते हैं सैलरी इंक्रीज ना होने की, एंड किस तरह से लोगों की बाइंग पावर इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बैड डिसीजंस पीछे हैं इस सारी सिचुएशन के, जो कि आज हर पाकिस्तानी शहरी, वेदर आप किसी भी डिफरेंट इनकम से बिलोंग करते हैं, इनकम सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आप इस वक्त महंगाई के असरात कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जो मिडिल क्लास लोग थे, इवन वहाँ पर भी आपको ये इश्यूज नज़र आते हैं। और चाहे जो पहले आराम से डेली वेजेस के थ्रू काम चला लेते थे, उनके घर चल रहे थे, अब वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। किस तरह से टैक्सेशन का मिसयूज हमें नजर आता है गवर्नमेंट में, चाहे वो प्रोटोकॉल पर होता है, चाहे वो डिफरेंट गवर्नमेंट सेशंस पर होता है, जो कि कोई भी इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स आवाम के लिए नहीं हम देख पाए हैं। उमेर ब्रेक में जाने से बिल्कुल पहले यही बात करते थे, टैक्सेशन का मिसयूज एंड उसका सही जगह पे ना लगना, बैड पॉलिसी मेकिंग। क्या ओपिनियन है आपका इन सब चीज़ों का? देखें, जितने भी गैर तरक्याती अखराजात हैं, और आप देखें कि ये अरबों रुपया हर साल हुकूमतों के वफाक के तरक्याती अखराजात के नाम पे, हुकूमती उमूर चलाने के नाम पे, VVIP प्रोटोकॉल्स के नाम पे, तज़ीन व आराइश के नाम पे, नई गाड़ियों की खरीदारी के नाम पे, और ऐसे दर्जनों इश्यूज हैं जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी कौम के टैक्सों का अरबों रुपया झोंक दिया जाता है। और पाकिस्तान में या किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में टैक्स कल्चर फ़रोग न पाने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि वहाँ के अवाम को इस बात पे एतमाद नहीं होता कि उनका दिया गया टैक्स का पैसा जो है वो अवाम पे ही खर्च होगा। ना तो अवाम को इतना शऊर होता है, अवाम को एतमाद भी नहीं होता कि उसका जो दिया गया टैक्स है उससे सरकारी हॉस्पिटल बनेगा, उस सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को अद्वियात फ्री मिल सकेंगी, या फिर उनके बच्चों की मयारी तालीम के लिए वहाँ पे दरसगाहें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, या वहाँ पे उमूर चलाने के लिए वो टैक्स का पैसा वहाँ पे लगेगा, या फिर जो दीगर रफाही इदारे हैं, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जैसे इदारे हैं, उनकी बेहतरी के लिए खर्च होगा। आप देखें कि सिविल इदारों के फंड्स देखें कि उनमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, या वहाँ पे भी आप अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी ज़रूरत से हट के फंड्स का बेतरेग इस्तेमाल होता है, हुकूमती सतह पे भी, इदारों की सतह पे भी। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अवाम का ट्रस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से टैक्स देना नहीं चाहते कि चूँकि पैसा जो है वो सही जगह पे नहीं लग रहा, हुकूमत उस पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं कर रही, तो हम टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप देखें, पाकिस्तान में गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है। अभी हम बहुत ज़्यादा लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नेट से बाहर है, हम उनको लेके आ सकते हैं। अगर हम फैसलाबाद डिवीज़न की हद तक की बात करें तो यहाँ पे लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, जिन पे टैक्स लगता है, मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है। उसकी वजह यही है, या तो वो टैक्स देना नहीं चाहते, टैक्स चोरी करना चाहते हैं, या फिर वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। आप देखें, महंगाई की आपने बात की, पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी लो है, उसके मुकाबले में आप डॉलर की प्राइसेस देख लें। जब आप दुनिया के दीगर ममालिक से फूड स्टफ इंपोर्ट करेंगे तो फिर यही कुछ होगा। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है, सैकड़ों एकड़ ऐसे हैं जिनको आबाद किया जा सकता है। बलूचिस्तान में, सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा रकबा ऐसा पड़ा है जिसको काबिल काश्त बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। नई नहरें निकालने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, उस पर जो बहुत सुस्त रवि का शिकार है काम।
इसी तरह जिन इलाकों में जो बड़े शहर हैं, हम सेंट्रल पंजाब की बात करें, फैसलाबाद या लाहौर जैसे या मुल्तान जैसे शहरों की, तो सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी को जो कॉलोनियाँ हैं, रहायशी कॉलोनियाँ हैं, उनकी भरमार है वो निगल चुकी हैं। हमारा जो काबिल काश्त एक रकबा है उसमें कमी हो रही है, हमारी एकड़ की हमारी जो फसलों की पैदावार है उसमें कमी हो रही है। ये तो मैं सिर्फ ज़रई इजनास की बात कर रहा हूँ। आप ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया किसी साइड पे चले जाएं, आप कपड़े की तरफ चले जाएं, जब पैदावारी लागत ज़्यादा होगी, गो के बिलखुसूस कोविड के दिनों से लेके महंगाई ने आलमी सतह पे डेरे डाले हैं, पूरी दुनिया को महंगाई के इम्पैक्ट आए हैं। लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जहाँ पे लोगों की आमदन कम है, उनकी पर बहुत ज़्यादा असरात महंगाई ने डाले हैं और उसका इम्पैक्ट अब आपने देखा होगा। मैं पहले भी बात करने लगा था, इलेक्शन में ये जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, 11 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाब हुआ है और जो मुस्लिम लीग नून है सिर्फ 1 सीट मिल पाई है, पीपल्स पार्टी को जस्ट 2 सीट्स मिल पाई हैं। अगर हम मुल्तान वाली सीट की बात करें तो वो वहाँ पे भी शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को दूसरे शहर से बुलाया गया और फिर लोग ये कहते थे कि मौरूसियत का खात्मा होना चाहिए, और पीटीआई तो बनी मौरूसियत के खात्मे के नाम पे है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है शाह पीटीआई की हार में वहाँ पे मुल्तान में। और अगर आप फैसलाबाद में देखें तो वही हुआ, जो नून लीगी उम्मीदवार चौधरी आबिद शेर अली थे, वो खुद इन खदशात का इजहार करते रहे इंतखाबात से कबल ही। वो कहते थे कि हमें अवाम के बाहर आंखें मिलाना मुश्किल हो चुका है, हमें अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, जो बिजली का बिल है उन्होंने अवाम का बुरकस निकाल दिया है, महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, उनकी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है, तो हम लोगों को अब मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि टीडीएम के जितने भी उम्मीदवार थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही चीजें थी। और इसी वजह से ही आप देखें कि फिर खामोश वोटर निकला है और उसने आप देखें कि 36% पे टर्नआउट किया है, गो के वो भी अभी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पे खान साहब खुद कैंडिडेट हैं, आबिद शेर अली एक बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे टर्नआउट बहुत अच्छा रहेगा। पीपी 97 में टर्नआउट जो था वो 50% से अबव गया। उस दौरान जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए उनमें टर्नआउट की शरह अच्छी रही थी, लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन ये वही फिर वो रवायती अंदाज वाला ज़िमनी इलेक्शन था कि जिसमें टर्नआउट की शरह इंतहाई कम रही। एंड उमर, इसके पीछे क्या फैक्टर्स लगते हैं आपको टर्नआउट कम होने के, टर्नआउट जो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो जब इलेक्शंस हुए थे ज़मीनी इंतखाबात, तो उसमें टर्नआउट wasn't so bad comparatively? देखें, इस बात को सियासतदान खुद तस्लीम करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवाम की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी ये इस मुल्क की जो जमहूरियत का निज़ाम है उसकी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि लोग अब उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, बिलखुसूस ज़िमनी इंतखाब में। उनके लिए उनकी 2 वक्त की रोटी अहम है, उनकी वो नौकरी अहम है, उनके लिए उनका ख़ानदान अहम है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से जो मुंतखब होने वाले अफराद हैं वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे। चौधरी आबिद शेर अली साहब भी पिछले 4 साल बैरून मुल्क बैठे रहे और फ़ारूक हबीब यहाँ से MNA थे, तो लोगों को उनसे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने भी हल्के को वक्त नहीं दिया, वो भी बनी गाला बैठे रहे या इस्लामाबाद बैठे रहे। अब खान साहब का भी लोगों को ये था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो एक नशिस्त रखेंगे, बाकी तमाम सीटों से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा उमर, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बात की इजलास जो कि किए गए टैक्स मनी से, ऑफ कोर्स अवाम के पैसे से ये किए गए, जो ये रीसेंट ट्रिप्स हम गवर्नमेंट में देख रहे हैं जो बार बार डिफरेंट कंट्रीज़ का रुख करते हैं, वो चाहे यूके हो या फिर सऊदी अरेबिया या डिफरेंट अदर कंट्रीज़ एज वेल, यूरोपियन ममालिक में भी हम जाते हुए देखते हैं डिफरेंट लोगों को, इसमें ये जो पैसा है ये क्या ये अवाम का है? बिल्कुल अवाम का पैसा होता है। और एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक देखी है कि जो भी हुकूमत वक्त होती है या जो भी हुकूमती वक्त किसी भी दूसरे मुल्क का दौरा करता है तो पाकिस्तानी वसाइल से अवाम के टैक्स के पैसे पे वो वहाँ पे जाते हैं। आप देखें कि
किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाना है, वहाँ पे रहाइश का, रहने सहने का, खाने पीने के तमाम तर इंतजाम होते हैं, लेकिन ये लोग सफारत खानों में जाके क़याम नहीं करते। ये लोग ढूंढते हैं कि उस शहर का महंगे से महंगा होटल कौन सा है, वहाँ हमें किराए पे महंगी से महंगी गाड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। ये लोग तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम के मफादात का मुकदमा लड़ने नहीं जाते, बल्कि ये लोग वहाँ पे भी वो अयाशियाँ करने और उन टूर्स को एंजॉय करने जाते हैं। अच्छा उमैर, जब हम कहते हैं हमारा मुल्क गरीब है, एंड आई थिंक अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इन कॉन्टेक्स्ट रखा जाए तो इट्स बेसिकली कि हमारी एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो हमारा मुल्क गरीब नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की आवाम की एक बड़ी परसेंटेज गुर्बत की लकीर से नीचे आती है, जिनके लिए डेली वेजेस पे वो सरवाइव करते हैं। तो उन्हें नहीं पता होता कि आज रात को हमारे घर में हम दाल अफोर्ड कर सकते होंगे या फिर हमें सब्जी से काम चलाना पड़ेगा। और जब इस मुल्क के हुक्मरान बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान में, तो ये कितना डिफरेंस नजर आता है दोनों चीज़ों। देखें, ये चीज़ें इन लोगों को दुनिया के दीगर ममालिक से जहाँ से ये डोनेशन लेने जाते हैं, उन लोगों से भी सुनना पड़ती रही हैं कि हमारे हुक्मरान जो कि भीख मांगने या कर्जा मांगने जाते थे, तो वो ऐसे शहाना उनका स्टाइल होता था, जबकि वो जो कर्ज देने वाला या डोनेशन देने वाला होता था वो भी इनसे कदरे उसके सस्ते कपड़े, जूते या घड़ी कदरे कम कीमत होती हैं। और इस पे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा पाकिस्तानी हुक्मरानों को, आलमी मीडिया की जानिब से भी और दुनिया के दीगर मुल्कों की जानिब से भी, कि ये लोग कशकोल उठा के चल पड़ते हैं। लेकिन क्यों ये पाकिस्तान के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उसको बेहतरी की मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो कि मुझे एटलीस्ट नज़र आता है, दैट हैज़ टू डू विद अवाम के टैक्सेशन एंड टैक्सेस के पैसे का गलत इस्तेमाल। उमैर, क्या सिग्निफिकेंस है अगर हम ये पीटीआई की जो जीत हमें नजर आई है ज़मीनी इलेक्शंस में, लेकिन टर्न आउट कंपैरेटिवली कम था, तो एक तरफ जहां पर पीटीआई डिड विन एंड दूसरी तरफ उतना आउट नहीं था, तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका इन टर्म्स ऑफ पीटीआई की पॉपुलैरिटी? क्या कम हो रही है कंपैरेटिवली या ज्यादा होती हुई नजर आ रही है? देखें, एक तो तमाम सियासी जमातों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि टर्न आउट की शरह जो है वो इतनी कम रहना, तो इसके लिए इनको चाहिए कम से कम अवाम के अंदर आप अपनी साख को बेहतर करें। नो डाउट इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा है और जिसका नतीजा हमें हालिया ज़मीनी इलेक्शंस में देखने को मिला है। अगर हम पीडीएम की बात करें, उनके उम्मीदवार की बात करें, तो उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं था, उनका मुकाबला महंगाई से था, उनका मुकाबला महंगी बिजली से था, उनका मुकाबला भूख, गुर्बत, इफलास से था। और जिस सब के ये लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत में हैं, और इन तमाम चीज़ों को बेहतर करना, कंट्रोल करना, बैड गवर्नेंस को बेहतर करना, ये सब हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। और जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और उसके तमाम इत्तेहादी जो हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। आप देखें, जब ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई उस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस देखें, आप घी की कीमत देखें, आप आटे की कीमत देखें, दीगर अशियाए ख़ोरनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों की कीमतें देखें, और इन 6 महीनों के अंदर उनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है आप उसको देखें, तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद आम आदमी के पास क्या जवाज़ है कि वो उनको वोट दे? और उसी का गुस्सा निकाला है फिर उसने अपने वोट की ताकत से, और बैलेट बॉक्स में खामोशी के साथ उन्होंने फिर इस हुकूमत मुखालिफ कैंडिडेट को वोट दिया है। दूसरी यहाँ पे जो बात अफसोसनाक है, खान साहब
3.5 साल वफाक में हुक्मरान रहे। पंजाब में अब भी उनकी हुक्मरानी है। जितनी भी कैंपेन चलाई 18 से पहले भी और 2018 के बाद भी, एक तो वो आज तक उस कंटेनर से ही नहीं उतर सके। वजीर आज़म होते हुए भी वो अपोजिशन जैसी तकरीरें जो थे वो करते थे, और अब तो वो हैं ही अपोजिशन में। अपनी कारकर्दगी पे आज तक इन लोगों ने बात नहीं की कि पीटीआई डिलीवर कर पाई या नहीं कर पाई। कर्जे कितने बड़े, गर्दिशी कर्जे कितने बड़े, तजारती खसारा कितना बड़ा, इन लोगों ने क्या किया। इदारों में इस्लाहात के लिए वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख कर, कहाँ पे हैं वो। कभी भी सॉरी टू कट यू ऑफ उमर, लेकिन कोई भी आपको ये भी नहीं बताएगा। ऑफ कोर्स गोल्स को अचीव करने में वक्त लगता है, लेकिन क्या प्लान है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जिसके थ्रू आप देख रहे हैं कि अच्छा जी इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, हम 1 साल के अंदर इतनी जॉब्स क्रिएट करना चाहते थे, हम सक्सेसफुल रहे हैं? क्या इस तरह की कोई खबरें भी हमें दी जाती? देखें, पीटीआई की जानिब से सिर्फ हमेशा पीटीआई खान साहब और फिर उनके बाकी जो नीचे वाली लीडरशिप है, वो सिर्फ दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा के ही अपनी सियासत करते हैं, मैं ये समझता हूँ। और एक चीज़ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माहिर है वो है बयानिया और सोशल मीडिया, जिस पे इनकी ग्रिप है। और फिर आप देखें रजीम चेंज का बयानिए पे जिस तरह से इमरान खान ने अवाम की हमदर्दियाँ हासिल की, या फिर उससे पहले करप्शन के केसेस पे जिस तरह उन्होंने अवाम की हमदर्दियाँ हासिल की कि लोगों को लगा कि सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई साफ शफाफ सियासत करने वाली ईमानदार क़यादत है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन आप देखें इस मुल्क के निज़ाम की नाअहली देखें और अवाम की बदकिस्मती पे को चोर कर वो हुकूमत में पीटीआई आई। आज उन लोगों के तमाम के केसेस ख़त्म हो चुके हैं। वो वक्त का ज़िया, वो अरबों रुपए जो इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस पे लगाए गए और जिस तरह आवाम को कहा गया, वो सारी चीज़ें आज कहाँ पे हैं। एंड बार बार हम यही देखते हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करके अवाम के जज्बात के साथ बेसिकली खेला जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ पॉलिटिक्स के हवाले से था, डिफरेंट इशूज़ जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। एंड हमारी हमेशा कोशिश रही एटलीस्ट कि इन इशूज़ को ब्रेक डाउन करें, स्पेशली आवाम का पैसा, आवाम के टैक्सेस यहाँ पर होते हैं, कितने पैसे वो पैसे एक्चुअली में आवाम पे लगते हैं और कितने पैसे प्रोटोकॉल में ज़ाया कर दिए जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास नॉलेज चाहिए। यही हमारी हमेशा कोशिश रहेगी आगे चलते हुए भी। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी पाकिस्तानी शहरी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं महसूस हुई ये इन्फ्लेशन एंड इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं। और आज हमारी कोशिश होगी आप लोगों को अवेयर करने की। आज के भाव हमारा सेगमेंट होगा जिसमें इसी हवाले से हम बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे मार्केट में रेट्स के आज क्या सूरत हाल है। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी गोश्त के ऊपर सबसे पहले नज़र डालें तो ₹1 महज एक मामूली से डिफरेंस के साथ कम होता दिखाई दिया है। 82 से ₹81 किलो आया है। अंडे अपनी साबका मुकर्ररा कीमत ₹234 दर्जन के ऊपर कायम है। सब्जियों के अंदर कुछ उतार है तो कुछ चढ़ाव है। एक नज़र डालें तो आलू का छिलका 82 पे है, आलू पुराना 52 पे है, जबकि आलू नया जो है वो ₹34 किलो है। प्याज ₹5 सस्ता होते हुए 125 से 120 पे आया। टमाटर ₹5 महंगा होते हुए 175 से 180 रुपये किलो। अदरक चाइना ₹15 किलो महंगा हुआ है, 275 से 290 का हुआ है। लहसुन चाइना ₹5 महंगा हुआ है, 290 से 295। लहसुन देसी सुर्ख ₹10 महंगा हुआ है, 310 से 320। फूल गोभी ₹5 महंगी हुई है, 95 से 100 रुपये किलो। करेला ₹5 महंगा हुआ है, 65 से 70
रुपये किलो पे, जबकि भिंडी तोरी 5 रुपये महंगी होते हुए 80 से 85 रुपये किलो पे गई है। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी होते हुए 310 से 320, जबकि सेब काला कुल्लू 225 पे है, केला 96 पे है, दर्जन है अंगूर गोला 230 पे, अंगूर सुंदरखानी 340 पे है, अंगूर टॉफ़ी 230 पे, अनार कंधारी 200 पे है, अनार बदाना 450 की कीमत के ऊपर जो है फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। फल आज मुकम्मल तौर पर इस्तेहकाम का शिकार नजर आते हैं, लेकिन सस्ता प्रोटीन ताहाल अगर ब्रायलर मुर्गी की बात भी करें, अंडों की बात करें, आम आदमी की पहुंच से दूर दिखाई देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना मार्केट में रेट्स एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के सूरत हाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन मार्केट में प्राइस कंट्रोल के हवाले से ज़्यादा इकदाम नहीं किए गए हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, ओवर प्राइस किया हुआ है किसी भी चीज़ को, तो उसको खरीदें मत, लाजमी तौर पे रिपोर्ट करवाएं। और अगर आपको लगता है कहीं पर रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है तो भी वहां से खरीदारी मत करें। जो रेट्स आपको अलाइन किए गए हैं, जो कहे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं के ऊपर आप खरीदारी करें। ये रेट्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, लेकिन बहुत सारे दुकानदार इसका फायदा उठाते हैं कि आप जानते ही नहीं है कि मार्केट में क्या रेट्स है और ओवरचार्ज करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अब टॉपिक को थोड़ा सा स्विच करते हैं, जहां पर डिफरेंट इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट एंड पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि ना सिर्फ इन इंडिविजुअल्स को इनकरेज करें, आगे लेकर आएं, आप लोगों के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। बिकॉज आई थिंक आज अगर हमारे मुल्क में एक चीज़ की कमी है, ये नहीं है कि अच्छी एग्जाम्पल्स हैं नहीं, लेकिन आई थिंक अच्छी एग्जाम्पल्स बहुत सारे नौजवानों के सामने नहीं है। उनके सामने वो कहानियां नहीं है, वो स्ट्रगल की स्टोरीज नहीं। जब भी आप अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों में से किसी को कामयाब होते हुए देखते हैं, आगे आते हुए देखते हैं, तो हमेशा आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपको लगता है कि ये अचीवेबल है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और यही हमारी कोशिश रहती है। स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद अपना नाम बनाते हैं और जो भी सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद ना सिर्फ अपना नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का नाम रोशन करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही दो लोग आज मौजूद हैं शो में। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ इकरा नाज मौजूद हैं, जो कि नेशनल चैंपियन साइकिलिंग है। आपको वेलकम करते हैं इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ खादिम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर फैसलाबाद डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन है। वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि आई थिंक एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, लेकिन आज हमारे नौजवानों के लिए शायद कहानियां उनके पास इनफ सामने नहीं होती, जिसकी वजह से लॉस्ट फील करते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, शायद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे से पहले किसी ने किया है। आई थिंक इकरा, जिस तरह आपकी अपनी जो स्ट्रगल रही, अपनी जो जर्नी रही है, आई थिंक दैट रियली डज सेट एन एग्जाम्पल, ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, हर उस शख्स के लिए जो कि सोचता है कि अच्छा मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन शायद रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेशंस हैं और उसकी वजह से हम रुक जाते हैं। आपकी लाइफ में और स्पेशली आपकी जो जर्नी रही है विद स्पोर्ट्स, किस तरह से शुरू हुई एंड किस तरह की हर्डल्स आपने फेस की इस प्रोसेस में? जी, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था साइकिलिंग को और मेरे वालिदैन मेरे साथ फुल सपोर्टिव थे और इन्होंने मुझे रात को 12 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। रात को खुद साइकिल पे मेरे साथ जाते रहे और स्टार्टिंग मेरी इस तरह हुई कि 1 किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने बढ़ाते बढ़ाते 30 किलोमीटर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और मैं पहली बार जब नेशनल खेलने गई थी तो वहाँ पे मैं गिरी भी थी, फिर भी मुझे मेरे वालिद ने पूरी सपोर्ट की और मैं वहाँ से नेशनल में सिल्वर मेडल होके आई थी। और अब मुझे 5 साल हो गए साइकिलिंग में और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन भी हूँ और कोरिया से कोचिंग कोर्स भी किया है। खातिम साहब, बहुत सारे पेरेंट्स, एंड मैं लड़के और लड़कियों दोनों के पेरेंट्स के हवाले से बात करूंगी यहाँ पे। आई थिंक वो अपने एक्सपीरियंस, अपना जो भी उनकी नॉलेज होती है उसकी बेसिस पे बच्चों के फ्यूचर्स को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक तरफ वालिदैन की गाइडेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, लेकिन एक प्रेशर और एक फोर्सफुल डायरेक्शन कभी भी बच्चे को लाइफ में नहीं देनी चाहिए। अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, जो साइकिलिंग में क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर ट्रैक मौजूद नहीं है, जो गेम्स होती हैं उनके लिए प्रॉपर एक वेलोड्रम या बाकी जो स्टेडियम वगैरह मुहैया किए जाते हैं। साइकिलिंग की बदकिस्मती की हाल है कि अभी तक हमारे पाकिस्तान में एक ही वेलोड्रम है जो लाहौर में बना हुआ है, वो 1952 में तमीर हुआ था। अब क्योंकि उसकी डेट भी एक्सपायरी हो चुकी है तो अभी वो तो अलाउ नहीं है इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक, तो वो उस पर वो इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेले जा सकते। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, वालिदैन भी सपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ जगह से बच्चे जो शौक रखते हैं वो स्कूल कॉलेज उनकी टीमें बनती हैं, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं।
पूरे पंजाब में हमने टॉप पे अपनी पोजीशन दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। और आना हिमाद इकबाल डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर फैसलाबाद, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी सरपरस्ती में या उनकी सरबराही में जो बच्चे खेल रहे हैं, जो गेम्स प्रमोट हो रही हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, अल्लाह खैर करे। पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं, जितने लिमिटेड सोर्सेज हैं उनके अंदर रहते हुए हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि उनको एक अच्छे जो इवेंट वो मिल सके, वो खेल सकें। इकरा, लड़कियों के लिए हमेशा आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं, लिमिटेशन ज़्यादा होती हैं। अगर आप क्या आपने स्पेसिफिकली इस हवाले से भी कोई सिचुएशंस को डील करना पड़ा जहाँ पर लड़की होने की वजह से आपको लगा कि शायद डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? मेरे ख्याल से लड़कियों को खुद एतमादी ज़्यादा होनी चाहिए कि जिस तरह बॉयज़ कर रहे हैं, बॉयज़ को कोई डर नहीं होता कि हम कर लेंगे, तो लड़कियां भी इसी तरह अपने आप में ये एतमाद रखें कि हम कर सकती हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ख़ास तौर पे वालिदैन का अगर सपोर्ट साथ है तो लड़कियां भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकती। कभी जब आप स्पेशली चैम्पियनशिप्स में गए, ऑफ कोर्स आप नेशनल चैम्पियन हैं, क्या आपको लगा कि कहीं पर पैदा की जा सकती थी और लड़कियों के लिए जो कि ऑफ कोर्स कम्पीट कर रही थी आपस में? जी, वहाँ पर काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी कि जिस तरह से बॉयज़ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही थी वैसे गर्ल्स के साथ नहीं था। तो जैसे हमारे कोचेस साथ गए थे, इन्होंने हमें पूरा मोटिवेट भी किया, हमें सारी सिक्योरिटी भी दी और हमारे तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखा। डाइट के हवाले से कंपटीशन के बिल्कुल शुरू होने से पहले या कुछ दिन पहले से क्या आपकी डाइट होती है? हमारी प्रॉपर डाइट नहीं चलती क्योंकि हमें ज़्यादातर कैंप वगैरह नहीं लगाए जाते हैं साइकिलिंग के ख़ास तौर पे। तो नेशनल में भी आम नहीं है कि कैंप लग गया और फिर नेशनल हो रही है, तो अपने बलबूते पे करना पड़ता है। और हमारी डिवीज़न जो है, डिवीज़न फैसलाबाद, वो हमें पूरी सपोर्ट कर रही है और इनके थ्रू हमारा कैंप 15 दिन का लग ही जाता है, तो वहाँ पे फिर प्रॉपर डाइट भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है। खातिम साहब, आपके ख्याल में स्पेशली जिस तरह मैंने इकरा से भी सवाल किया कि क्या लड़कियों के लिए कंपैरेटिवली आपको लगता है कम फैसिलिटीज दी जा रही थी इन कंपैरिजन लड़कों के साथ? बिल्कुल, मैंने वो पहले आपको बताया कि हमारे पास मेन इशू है वो ट्रैक का है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक ट्रैक मौजूद नहीं है। लड़कियां तो वो सुबह के मॉर्निंग में निकल जाते हैं किनार रोड पे, तो रोड के ऊपर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, साइकिल लेकर चले जाते हैं। लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इशू है कि वो सिंगल नहीं जा सकती है, या तो उनके साथ कोई घर से जाए या वो उनके साथ कोई कोच हो, क्योंकि साइकिल पे सफर करना होता है, रास्ते में मुश्किलात आती हैं, कहीं साइकिल पंचर हो जाता है या उसका कोई इशू आ जाता है, तो सपोर्ट जरूरी है। अगर वो ट्रैक मौजूद हो तो ये बच्चे जो है ये प्रॉपर अपना जो वो टैलेंट है वो सामने लेके आ सकते हैं। ये लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल है रोड के ऊपर जाना, तो या तो उसके लिए प्रॉपर कोई जगह जो वो फिक्स की जाए ताकि बच्चों को पता हो कि हमारा यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, वो टाइम शेड्यूल हो, तो उस हिसाब से बच्चे जो अपना परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं या अपनी डिवीजन या अपने मुल्क के लिए कोई खेलना चाह रहे हैं, तो वो जरूर बच्चे उनको वो फैसिलिटी मिलेंगी तो ज़्यादा एफर्ट जो सामने आएगी। मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना अभी उनके पास, बच्चों के पास। अगर डाइट की बात करते हैं, जिस तरह मैं इकरा से भी बात करी थी, क्या रिकमेंड करेंगे कॉम्पिटिशन से पहले, एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले से क्या डाइट होनी चाहिए इनकी? ये इवेंट के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि कौन सा इवेंट और कितने किलोमीटर का आपका कंपटीशन है, तो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, जो प्रैक्टिस में रहते हैं उनका इतना बड़ा इशू नहीं होता। इवेंट की जो है वो मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे सारे ट्रेनिंग मॉर्निंग में करते हैं सुबह, तो उसमें वो लाइट नाश्ता ही होता है, जैसे हमारे बच्चे वो दूध में दलिया वगैरह बाकी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद ही उसको प्रॉपर जो उसको खाना वगैरह खाते हैं, तो जिसमें लाइट जो है ना वही जो डाइट है वही चल रही होती है। तो बाकी अगर प्रॉपर कैंप लगे इनके, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट नवंबर में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आ रही है लाहौर में, उसके लिए बच्चे अभी तैयारी करनी शुरू कर दी है बच्चों ने, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी फैसलाबाद की डिवीज़न है उसमें भी एक कैंप लगाया जाए तो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा मौका मिल सके नेशनल में खेलने का, क्योंकि हमारे बच्चे जो वो ऑलरेडी पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये हमारे बच्चे, इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन। अगर आपकी इजाजत हो, तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी
जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे इमरान हुसैन बोल रहे हैं भाई वाला से। हैं? जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी खादम हुसैन से मैंने बात करनी है। ये बहुत अच्छे बंदे हैं और मुझको कौम के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जी थैंक यू इमरान साहब, आपका शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। और बड़ी खुशी हुई उनको लाइव देखकर। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और उनका कहना था कि ऑफ कोर्स जिस तरह खादिम हुसैन साहब, एंड आई थिंक डेफिनेटली आपकी जो एक कोशिश रही है, एक मेहनत रही है इस डायरेक्शन में, वो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक शायद अप्रिसिएशन की मज़ीद ज़रूरत है स्पोर्ट्स के अंदर, बिकॉज आप देखते हैं कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, एंड अप्रिसिएशन उतनी नहीं होती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा था कि अगर पीछे 5 साल पीछे चले जाएं तो हमारे बच्चे जो है वो उनमें टैलेंट की कमी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन वही बात तो उनका अप्रिशिएट करने का या बाकी उनको मौके फराहम करने का जो सिलसिला था वो कम था। तो अभी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वो जो बच्चे नेशनल लेवल पे अपनी चैंपियनशिप में अपनी चैंपियन होते हैं, चाहे वो पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, KPK से हो, सिंध से हो, जो बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनको वो प्रॉपर इंटरनेशनल कोर्स करवाते हैं साइकिलिंग का, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल को समझ सकें कि वहाँ पर कैसे इवेंट हो रहे हैं और उनमें कैसे परफॉर्म किया जाता है, और उनको प्रॉपर जो कोचिंग मिल जाती है, उनको रूल्स जो वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो समझ आ जाती है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके कैसे खेल सकते हैं। तो एक माइंड सेट बन जाता है बच्चे का। तो ये एक बड़ा जो है वो उन्होंने लिया फैसला। सैयद अजहर अली शाह प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, और जनरल सेक्रेटरी मौजम खान साहब जो पंजाब पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, और उनके ये बड़े अच्छे फैसले हैं। उनसे साइकिलिंग जो प्रमोट हो रही है। अभी हमारा बच्चा फैसलाबाद का जहूर अहमद जो एशिया साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप हो रही थी इंडिया में, वहाँ खेल के आया, तो हमारी जो टॉप 10 में हमारी जो टीम है वो उसने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हमारे पास अभी तक वुड का वेलोड्रम नहीं है। जो वुड के वेलोड्रम के ऊपर वो इवेंट हो रहे थे, तो हमारे बच्चे ने पहली दफ़ा वुड का वेलोड्रम देखा, तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर अगर जाकर अगर 34-35 टीमों में जाकर आप टॉप 10 में आते हैं, तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर तवज्जो दे। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन अच्छा काम। मैंने शुरू से ये सोचा था कि मैं नेशनल भी खेलूंगी और अपने पाकिस्तान का झंडा जो है इंटरनेशनल भी लेके जाऊं, और वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूं कि वहाँ मेरा झंडा लहराए और हमारा तराना चले वहाँ पे। अब कौन सी चैंपियनशिप पे नजर है? अभी जो नवंबर में हो रही है ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे पंजाब की तरफ से। अच्छा, इंटरनेशनली कोई? इंटरनेशनली अभी हुआ है ना, बॉयज का हुआ है, तो गर्ल्स का जब भी आएगा तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। किए जाते हैं, टाइम नोट किया जाता है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है बच्चा उसको ही मौका मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जो वो मेरिट पे बच्चों को लेके जा रही है। तो अगर आप मेरिट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा। अच्छा, तो यानी कि यू हैव टू वेट अंटिल आप कंपटीशन के लिहाज से कितना आपको मजा आता है या कितना एंजॉय करते हो, और किस तरह का कंपटीशन आपको देखने को मिला है अभी तक पाकिस्तान में? इंजॉयमेंट भी काफ़ी होती है, और एक होता है कि किसकी क्या पोजीशन आने वाली है, किसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, और हमें अपना भी होता है कि हम क्या करेंगे, ये इवेंट आ रहा है, अब हमारी परफॉर्मेंस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। बेसिकली होता है ये है कि जब आप किसी इवेंट खेलने के लिए जा रहे होते हो तो आपका सारा फोकस वो कंपटीशन के ऊपर होता है, तो क्योंकि एक प्रेशर होता है कि आप एक नेशनल चैंपियनशिप खेलने जा रहे होते हो, तो पूरे पाकिस्तान से जो बेहतरीन टैलेंट होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जैसे कि हमारी पंजाब की टीम जाती है, उसमें 6 लड़कियां और 6 लड़के होते हैं पूरे पंजाब से। तो आप देख लें कि पूरे पंजाब से अगर 6 लड़कियां आप चुन के लेके जाते हैं, जिनके ट्रायल्स होते हैं और वो पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो एक बेहतरीन टीम जाती है जो पंजाब की होती है। इसी तरह सिंध से और बलूचिस्तान से, KPK से, गिलगित बल्तिस्तान से, और जो हमारे महकमे हैं जो जैसे SSGC है, सुईगैस है, वाबडा आर्मी है, तो उनकी वैसी टीमें आती हैं। 6-6 लोग सभी टीम के होते हैं, तो वो एक बेस्ट खिलाड़ी उस वक्त मेरे ख्याल में बच्चों को वो प्रेशर होता है अपने इवेंट के लिए। अच्छा, दैट्स द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन वी आर लुकिंग फॉर एट द एंड। अगर आप कमिटेड नहीं है अपने काम के साथ, डेडिकेटेड नहीं है, तो आई थिंक आपके लिए सक्सेसफुल होना भी मुश्किल हो जाते। तो आई थिंक फिर चाहे वो डाइट के हवाले से हो, चाहे वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड वो जो प्री वर्कआउट्स होते हैं आपके, उसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करें। उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है पर्सनली कि हमारे पास टैलेंट एंड पोटेंशियल बहुत है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो कि किसी ना किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड होंगे, बट बिकॉज उनके पास एक तो गाइडेंस नहीं होती, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा होता और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट नज़र नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से प्रॉब्ली हम अपने स्पोर्ट्स में बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को खोते जा रहे हैं जो कि उस तरफ आते ही नहीं है। वो ऑफ कोर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं और उनको लगता है कि ये आसान नहीं है, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते हैं। खातिम साहब, जब आप देखते हैं आज के नौजवानों को एंड कितने सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में आ सकते हैं बट वो नहीं आ पाते हैं, ये सिनेरियो हम कैसे बदल सकते हैं? कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा जो टैलेंट है स्पोर्ट्स का वो ज़ाया नहीं हो? इस पर हमने काफ़ी मेहनत की है। जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद है वो मुख्तलिफ इवेंट जब ऑर्गेनाइज करती है ताकि बच्चों को खेलने का मौका मिले। बच्चे प्रैक्टिस में उसी वक्त रहते हैं जब उनको इवेंट मिलता है खेलने के लिए, जो वेन्यू मिलता है तो खेलते हैं। अगर कोई आगे उनका टारगेट नहीं होता तो फिर वो बिल्कुल वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर वो बराबर वो अपने परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है। नेक्स्ट भी हमारा कोशिश है कि हम फैसलाबाद में एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करें। जो बच्चे अभी प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं तो वो प्रॉपर दोबारा अपनी ट्रेनिंग पे आ जाए ताकि हम एक फैसलाबाद में एक बड़ा जो है वो मेगा इवेंट वो शुरू कर सकें। तो हमने एक अपने तौर पे एक कोशिश की थी, एकेडमी में आई थी गट्टी में, 202 गट्टी स्कूल है, वहाँ हमने एक एकेडमी का स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ प्रॉपर बच्चों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे थे, लड़कियाँ भी आ रही थी और लड़के भी आ रहे थे। अभी पिछले दिनों कुछ मुसरफियत की वजह से, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से भी हमने उसको थोड़ा सा ब्रेक किया, क्योंकि वहाँ जो कोचेस प्रैक्टिस करवाते हैं, हम बाकी चीज़ें करते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अपनी खुद कर रहे होते हैं। तो उस पर अगर सरकारी सतह पर कोई तवज्जो दी जाए तो इंशाल्लाह वहाँ हमारी जो अकेडमी है वो वहाँ पे ये सारे बच्चे वहीं से आए हैं। इकरा ने भी 0 से स्टार्ट लिया था। अभी गट्टी से हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो इंटरनेशनली खेल के आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम इस पर मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। जितनी हमारे पास सोर्सेज हैं उनको हम लगाएं और इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेशन रखें ताकि उनको अवेयरनेस मिले और साइकिलिंग के जो इवेंट है उनके बारे में उनको टेक्निक्स समझाई जो हम उनको अप्रिशिएट भी कर सकें। इकरा, अगर साइकिलिस्ट ना होती तो क्या होती है? तो आई थिंक मैं घर पे होती या स्टडी कर रही होती। तो बचपन में कोई चीज़ थी, कोई शौक था या साइकिलिंग का ही शौक था? बचपन से मेरा भाई साइकिलिंग करता था तो उसको ही देखती थी। मैं छोटी सी थी तो फिर भी मैं साइकिल पे चढ़ने की कोशिश करती कि मैं साइकिल ही चलाऊंगी। तो मतलब बचपन से ये पैशन था आपका? जी। कितना ज़रूरी है लाइफ में अपने पैशंस को अलाइव रखना? बिकॉज आई थिंक आज के हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का एजुकेशन सिस्टम का कि मोस्ट बच्चे एक सर्टेन पॉइंट के बाद सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू करते हैं। कितना मुश्किल था पढ़ाई के साथ अपने साइकिलिंग करियर को लेकर चलना? मुश्किलात तो आती रहती हैं, अपने पैशन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में मुश्किलात ना हो तो लाइफ को एक फीकी सी लगती है। तो मेरे ख्याल से अचीवमेंट भी साथ साथ है, अपने पैशन भी साथ है, स्टडी भी साथ है, हर चीज़ को साथ लेके मैनेज करके चलना चाहिए तो बेहतर है। अच्छा, आपने मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि लाइफ में मुश्किलात होती हैं और यू हैव टू गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। ये कहीं पे पढ़ा मैंने एंड आई थिंक यहाँ पे शायद उसको कोट करना अच्छा रहेगा, बिकॉज हम आसानियाँ चाहते हैं, हम कंफर्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं हर चीज़ जो है हमें प्लेट में सर्व कर दी जाए। स्पेशली आज की जनरेशन में हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एफर्ट और वांटिंग टू डू समथिंग, बट आपके पास अगेन गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, आपके पास मेंटरशिप नहीं है, आपके पास वो स्टोरीज नहीं है, वो कहानियाँ नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग अनकंफर्टेबल, ताकि आप कहीं पहुंच सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही तो आपको चाहिए कि आप खुद कोशिश करें, नेट पे सर्च कर लें टेक्निक जो आपको चाहिए, या जो आपके बड़े हैं उनसे पूछ लें, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करें। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किलात ज़्यादा नहीं होंगी। कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब बच्चे कुछ करना चाह रहे होते हैं तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर स्कूल्स में हैं तो उनके जो टीचर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, घर में उनके वालिदैन उनको सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे अगर उनको हल्का सा पुश मिल जाता है तो उससे वो बच्चे काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो इकरा का जो बचपन है उस पर मैं बात करूँगा कि
स्कूल्स में जब वो इवेंट शुरू हो रहे थे तो ये 9th क्लास में पढ़ रही थी गट्टी स्कूल से, तो वहाँ पे वो मैडम खालदा कहने लगी कि हमने साइकिलिंग की टीम बनानी है, तो आप तो प्रेसिडेंट है साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद, तो आपकी बेटी को भी साइकिलिंग में आना चाहिए। तो उन्होंने वो जब वो प्रैक्टिस शुरू करवाई तो वहाँ उनको प्रॉपर नहीं वो कर पा रहे थे, क्योंकि हर गेम का एक सेटअप होता है, उसका रूल्स होते हैं, जब उसको रूल को फॉलो करते हैं तो ही आप परफॉर्मेंस को वो बेहतर कर सकते हो। तो बस 1-2 दिन उन्होंने प्रैक्टिस करवाई तो इसकी जो तबीयत वो नहीं उसको कर पा रही और सांस का इसको इशू बन गया था। तो मैंने फिर मैडम खालदा को बोला कि आपने इसको नहीं करवाना, मैं खुद करवाऊंगा। तो जब मैंने उसको गाइडलाइन शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में हमने उसी स्कूल्स में कंपटीशन रखा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो वहाँ इकरा ने 3rd पोजीशन हासिल की। तो उसी साल फिर वो नेशनल में इसने पार्टिसिपेट किया, सिल्वर मेडल विन करके 2017 में, और 2018 में नेशनल चैंपियन हुई पाकिस्तान की। तो 2019 में कोरिया से कोर्स करके वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर कोरिया से। तो मकसद ये है कि वो जो एक पुश था ना, जो पीछे से हमारा जो बैकअप था इसको, उसकी वजह से ये परफॉर्म कर पाई और अल्लाह पाक ने इसको इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पाकिस्तान कलर के पहन के बैठी हुई है। तो जितने भी वालिदैन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, चाहे स्कूल्स में टीचर्स हैं तो उनको भी चाहिए कि जो बच्चे टीचर्स के पास पढ़ते होते हैं वो भी उनके बच्चों की तरह ही होते हैं, तो टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों को सपोर्ट करें, और वालिदैन जो उनका पुश है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वालिदैन की सपोर्ट नहीं होगी तो बच्चे कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाए, एक अच्छा इंसान बन के सामने आ सके। इकरा, आपके एक्सपीरियंस में अभी तक कौन सा सबसे मुश्किल मोमेंट रहा है इमोशनली आपके लिए? मेरे लिए जो मैं 2017 में गई थी, वहाँ पे मेरी जब चोटें मुझे लगी तो मेरे पट्टियाँ बांधी हुई थी हर बाजू पे, टांगों पे। तो मुझे था कि मैं पहली बार आई थी, मेरे पापा ने भी दिल किया कि नहीं, मैं क्या किया मेरी बेटी मैं यहाँ पे ले और वहाँ पे चोटें लगी। फिर उन्होंने सोचा कि हमने इतनी एफर्ट की है और हम नेशनल में भी आ गए हैं, पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं, 2 दिन बाकी थे इवेंट में। तो इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट की कि नहीं बेटे आप आए हो, आप इतनी एफर्ट करने के बाद आप टीम में सिलेक्ट हुए हो और परफॉर्मेंस के दिन करीब हैं तो आप इवेंट में पार्टिसिपेट करें। और वो मूवमेंट मेरे लिए बड़े यादगार हैं। और जब मैंने पोजीशन हासिल की तो मेरे लिए ऐसे था कि मैंने जैसे कुएं से भी मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया, मैं आज़ाद फील कर रही हूँ। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, शर्जील बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मना वाला से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी शेयर करूंगा सर साजन साहब से। जी जी, सुन रहे हैं वो। सर साजन साहब से बहुत मुझे अच्छे लगे हैं वो, उनके लिए साइकिलिंग का जो जुनून है मुझे काफी अच्छा लगा। वो माना वाला स्कूल में एक बार आए थे, जब मैंने उनको लाइव देखा था। जी जी। तो मैंने काफी उनको कोशिश की थी मिलने की, लेकिन वो मसरूफ थे। तो काफी मैंने अब कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे टाइम बता दें कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, कहाँ पर मिल सकता हूँ उनसे। शर्जील, माना वाला पे अभी भी हमने कैंप लगाया हुआ है ट्रेनिंग का। पिछले दिनों जो 14 अगस्त का इवेंट था उस पर भी आपके स्कूल के तकरीबन 30 बच्चों ने जो 14 अगस्त के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और जो आपके अदारे के प्रिंसिपल हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अली रज़ा भट्टी साहब, वो भी बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी हफ्ते में हम इंशाल्लाह दोबारा मानावाला स्कूल का विजिट करेंगे और वहाँ प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे। तो आप आए, मुलाकात करें कि साइकिलिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे एसोसिएशन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे शर्जील, जिनका कहना था खादिम साहब से बात कर रहे थे एंड आई थिंक आपके साथ ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस कि ऑलरेडी हम एक डिफरेंस देख रहे हैं लोगों के अंदर एंड एटीट्यूड के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए, ट्रेन करने के लिए पैशनेट महसूस करते हैं, एक्चुअली में इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं। तो आई थिंक वो ऑलरेडी आपको एक जो इम्पैक्ट आप चाहते हैं देखना वो आपको नज़र आने लगता है। इकरा, जब आप अपने आप को आज से 5 साल पहले, जिस तरह आपने बताया कि 5 साल हो गए हैं आपको साइकिलिंग करते हो, क्या डिफरेंस देखते हैं अपने अंदर? मुझे लग रहा है मैं पहले एक नाचीज थी और अब मेरे पापा की बदौलत मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं नेशनल चैंपियन होने की वजह से यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये सारा मेरे पापा की वजह से है। क्या पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया?
मैं पहले किसी के सामने, अपने वालिदैन के सामने भी बोल नहीं सकती थी। नाउ आपको लगता है कि आप यू हैव अ वॉइस, यू हैव अ जी। प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस। यस। और कितना इम्पोर्टेंट रहा है ये आपकी लाइफ में? मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और मेरे जो भी 5 साल के लम्हात हैं मुझे सारे याद हैं और मेरे लिए बड़े अहमियत के हमले हैं। ऐसे ही है कि जब 2018 में केरला नेशनल चैंपियन हुई थी तो काफ़ी मुश्किल वहाँ भी थी, तो मैंने काफ़ी इसको सपोर्ट किया, इसका हौसला बढ़ाया कि आपने ट्रेनिंग की हुई है। एक प्रेशर होता है ना, मैंने आपको पहले बताया कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं जब नेशनल इवेंट हो रहा होता है, तो वो हर सूबे से 6 लोग आए होते हैं। पूरा सूबा हमारी अभी पंजाब देख लें कितना बड़ा सूबा है, तो उसमें से अगर सिर्फ 6 लोग आएंगे, आपका 6 लोगों के साथ, 6 लोगों में 5 लोगों के साथ आपका, या बाकी सभी ऐसे 6 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, तो वो कितना अच्छा टैलेंट सामने आया होता है जिसके साथ कि आपकी फाइट होती है, जिससे जहाँ से आपने पोजीशन हासिल करनी होती है। तो एक प्रेशर होता है खिलाड़ी के ऊपर ना, कैसे कर पाएंगे। और साथ कोच या उनके जो ट्रेनर होते हैं उनके अगर अप्रिशिएट कर रहे हो, पीछे से उनको पुश कर रहे हो, तो खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो वो स्टार्टिंग लाइन पे बिल्कुल घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैंने कहा बेटा आपने मेहनत की हुई है, टेंशन वाली बात नहीं है, आपने परफॉर्म करना है, इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत देगा। तो मेरे मालिक ने वहाँ इज्जत दी और 2 इवेंट थे, इसके दोनों में गोल्ड हुई। और एक 44 किलोमीटर का कंपटीशन सीनियर कैटेगरी का था, वहाँ उसने वहाँ भी 3rd पोजीशन जो है उस ब्रॉन्ज मेडल विन किया। तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी। मकसद यही है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपनी मेहनत पर फख्र होना चाहिए कि मैंने क्या किया। जब बच्चा मेहनत करके आता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। फिर तो होता है खिलाड़ियों के ऊपर जब एक बड़ा इवेंट आप खेल रहे होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह इसने कोर्स किया कोरिया से, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसके पास जो टैलेंट है, जो सीख के आई है, वहाँ से कोर्स किया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आगे आना चाहिए। हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में उसको हम जो बच्चियाँ आगे आना चाह रही हैं किसी न किसी जगह पे, इसको प्रॉपर वो उसका जो टैलेंट है उसको हम लेके आए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ, इकरा नाज नेशनल चैम्पियन साइकिलिंग हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आज फिर बात कर रहे हैं साइकिलिंग के हवाले से एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड क्या चैलेंजेस स्पेशली लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इस पर जितनी अवेयरनेस जनरेट की जा सके उतना अच्छा रहता है। एंड जब भी आप टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को सही प्लेटफॉर्म, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो आई थिंक हमेशा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस तरफ आएंगे, इसके चांसेस भी इंक्रीज जाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ इकरा नाज नेशनल चैम्पियन साइकिलिंग मौजूद थी और अब हमें एक और बहुत ही ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रही हैं शो में। सबसे पहले जिस तरह से हमारे साथ खादिम हुसैन साहब मौजूद हैं, सदर फैसलाबाद डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन है और अब हमें ज्वाइन करिए मिशा खालिद जो कि नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट साइकिलिंग है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। मिशा, जब आपने अपना साइकिलिंग करियर स्टार्ट किया, और आपने डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे, क्या जर्नी रही है आपकी और किस तरह के हर्डल्स करने पड़े? माशाल्लाह मेरे साथ मेरे कोच थे। मैंने 2019 में स्टार्ट की थी साइकिलिंग, कॉलेज से स्टार्ट की। कॉलेज से मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया, फिर ये मुझे कॉलेज से इन्हें नेशनल लेवल तक लेके गए। खादिम मेरे साथ बहुत एफर्ट की इन्होंने, मेरे साथ मुझे सारी ट्रेनिंग करवाई, रोड पे लेके जाते रहे हैं, मुझे घर से पिक करके घर तक छोड़ना, फिर मुझे डाइट देनी, सारा कुछ किया। सर ने मेरे साथ बहुत अच्छे रहे और मुझे नेशनल सिल्वर मेडल आपने जीता। एंड ऑफ कोर्स दैट मोमेंट इन इटसेल्फ इज अमेजिंग, जहाँ पे आप रियलाइज करते हो कि ऑल दैट हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वो मोमेंट जहाँ पे आपका नाम अनाउंस किया जाता है और कहा जाता है कि जी आपकी दिस इज योर पोजीशन, क्या मोमेंट था वो आपके लिए? मेरे लिए वो एक यादगार था। मैं शुरू से मेरा था माइंड के मैं नेशनल हूँ। कॉलेज में थी, जो सीनियर थी उनकी तरफ देख के होना कि मैं इनकी जगह हूँ, मैं कोई ऐसा मौका हो कि मैं भी इनके साथ खड़ी हूँ। तो इनकी बड़ी एफर्ट रही मेरे साथ, इन्होंने मेरे साथ, सर ने बहुत अच्छा टाइम मुझे दिया। मुझे अपना टाइम निकाल के अपनी बिजनेस को ऑफ करके मुझे टाइम दिया, तो मुझे नेशनल लेवल तक लेके गए। मेरे लिए ये बहुत और फख्र की बात है कि मेरा इन्होंने साथ दिया है, मुझे मेरे ख्वाब पूरे किए, मेरे ड्रीम्स पूरे किए हैं इन लोगों ने।
खादिम साहब, एक चीज़ मैं हमेशा सुनती हूँ और आई थिंक उसको बिलीव भी करती हूँ कि जब आप किसी एक शख्स की मदद करते हैं, स्पेशली जब आप उसे एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, एक बच्चे को डायरेक्शन दे देते हैं, तो आप एक शख्स की नहीं पूरी फैमिली की मदद कर रहे होते हैं एंड जनरेशंस टू कम। स्पेशली जब आप लड़कियों की बात करते हैं तो फॉर जनरेशंस टू कम। एंड क्या चीज़ें हैं जो आपने स्पॉट की हमेशा में, जिस तरह से आप टैलेंट के हवाले से कि दिस इज पोटेंशियल एंड इसको जो है मैं इस तरह से ट्रेन करना चाहती हूँ? बस ये कुछ चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं कि अल्लाह पाक किसी को मौका देता है, तो अगर मौका मिले तो उसको वेल करना चाहिए। तो मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया। मैं समझता हूँ कि अगर एज अ प्रेसिडेंट फैसलाबाद डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन मुझे एफर्ट करनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं, जो आगे आना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और राइट भी यही बनता है, अगर हम अपने ओहदे के साथ या अपनी सीट के साथ अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो इसके हम जवाबदेह होंगे, यहाँ नहीं तो अल्लाह की बारगाह में। तो हम उसी जहन से ये एफर्ट कर रहे हैं। जितने बच्चे भी आए हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे समझ के उनको पूरा सपोर्ट किया। यही बच्ची नहीं है, और भी बच्चियाँ काफ़ी हैं। गट्टी से एक बच्ची है जो हीरा मकसूद, वो नेशनल खेल के आ चुकी है और उसने बहरीन से कोर्स किया साइकिलिंग का। माना वाला से एक लड़का है जाहद सत्तार, जो गट्टी स्कूल से पढ़ा और उसको ट्रेनिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ईरान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आया। तो मुझे भी अल्लाह ने मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया। मैं पाकिस्तान टीम का कोच ईरान गया हूँ और हमारी टीम वहाँ टॉप 10 में पोजीशन लेके आई है। तो यही बताता कि मैंने इसलिए पहले भी बताया कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जो वो एफर्ट कर रही है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मौका भी दे रही, और जो बच्चे जिनमें टैलेंट है उनको भी मौका मिल रहा है। तो वो वहाँ पे वो प्रॉपर वो देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस जगह पे कितनी एफर्ट कर रहा है। तो इसी हिसाब से बस मुझे अल्लाह ने मौका दिया, और जहाँ मुझे मौका मिला किसी बच्चों को अप्रिशिएट करने का, मैंने कमी नहीं छोड़ी है। और नेक्स्ट भी यही प्लान है इंशाल्लाह। दूसरा माज साहब जो डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर फैसलाबाद कॉर्पोरेटर बंदे हैं और अपने सीट के साथ इंसाफ कर रहे हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी वजह से ये बहुत सारी एफर्ट जो हो चुकी है। हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की है प्रॉब्लम, उन्होंने 2 साल पहले हमें रूलर्स प्रोवाइड किए। जो ये बच्चियाँ हमारी नेशनल में परफॉर्म कर रही हैं, उनमें काफ़ी सारा उनका जो है वो सपोर्ट है उनकी। हमारे पास इंडिविजुअल जो इंडोर प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ नहीं मौजूद थी, तो उन्होंने हमें रूलर प्रोवाइड किए थे ताकि हम वो इंडोर प्रैक्टिस कर सकें। रोड के ऊपर जाने के बगैर हम घर में वो ऊपर साइकिल रखते हैं और वहाँ बच्चे प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं बच्चियाँ। तो काफ़ी सारी एफर्ट है, उसमें टाइम निकाला है, बच्चों ने मेहनत की है। बेसिकली बच्चों की अपनी मेहनत होती है, हमने तो उनको सपोर्ट करना होता है ना। अगर बच्चा खुद मेहनत नहीं कर रहा तो फिर हमारी भी एफर्ट कुछ नहीं कर पाती। तो बेसिकली ये बच्चे जो इनके अंदर टैलेंट मौजूद था और अल्लाह ने इनको मौका दिया, ये अपना नाम इन्होंने बनाया, आगे भी मेहनत करें इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, उसके नीचे पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन और फैसलाबाद डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन सभी इन खिलाड़ियों के लिए एफर्ट कर रही है। जितने हमारे सोर्सेज हैं उसमें रहते हुए मजीद इंशाल्लाह इनका अप्रिशिएट करेंगे, एक अच्छे इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो और इन बच्चों को मौका मिले खेलने का। यही बनता है कि अगर बच्चे ने मेहनत की हो तो उनको मौका भी मिलना चाहिए खेलने का। ये नहीं कि बच्चे प्रैक्टिस करते रहे, अगर इवेंट ही नहीं होगा तो उनकी प्रैक्टिस भी किसी काम की नहीं है। तो बेसिकली इनको इवेंट मिलने चाहिए जो साल में 3-4 इवेंट जो वो इस लेवल पर होना चाहिए, ताकि बच्चा वो खेलने के बाद वो फख्र महसूस करे कि मैंने जो प्रैक्टिस की है उसका आज मुझे मौका मिला, मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा खादिम साहब, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्या कहना चाहेंगे इदारों को, गवर्नमेंट को, क्या चीज़ें आपको लगता है बेहतर होने की ज़रूरत है? देखो, मैंने रिक्वेस्ट पहले भी की, अभी भी करता हूँ। तो हमारी साइकिलिंग है उसमें ये काफ़ी ना कॉस्टली गेम है। बाकी लोग कहते होंगे कि ये बाकी चीज़ें महंगी हैं। हमारे जो साइकिलिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान में जो साइकिल है वो बनते नहीं है, हमें सपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये जितने बच्चे नेशनल लेवल पर चले जाते हैं, उनके साइकिल जो बाहर से आते हैं, जैसे यूजेबल साइकिल हम खरीदते हैं, तो वो उसकी जो यूजेबल साइकिल 2 लाख से कम नहीं है, जो एक नेशनल लेवल पर खेलने वाला साइकिलिस्ट है। तो जितने बच्चे भी जो गेम में आते हैं, अक्सर वो कमज़ोर घरों से होते हैं, 2 दरमियाने तबके के लोग होते हैं, वहाँ सगे आते हैं। तो उनको मेन प्रॉब्लम जो वो उनके पार्ट्स और उनके साइकिल्स का होता है। अगर कुछ लोग अगर एसोसिएशन के साथ मिल के इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहें, इनको साइकिल्स प्रोवाइड कर दें या इनके पार्ट्स के लिए इन बच्चों को सपोर्ट करें, तो ये हमारा जो टैलेंट है ये उभर के सामने आएगा।
ऑलरेडी पहले भी हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। ये पिछली जो कैजन गेम्स हुई हैं उसमें इतना ने 6 इवेंट खेले और 6 में 6 मेडल विन किए। और हमारा जो लड़का मसूद है उसने फैसलाबाद से वो बिलोंग करता है, उसने भी 6 इवेंट खेले और 6 में से 6 मेडल विन किए। एंड आई थिंक वंस अगेन यहाँ पे यही कहना ज़रूरी होगा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है एंड सही अपॉर्चुनिटीज़ देना हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है एंड आई रियली होप कि उसके ऊपर काम किया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।